इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। हरियाली की चादर ओढ़े धरती मुस्काती है, हरे भरे ये खेत सभी को जीना सिखलाती है। लहराते गेहूं के कांधे जैसे कोई नृत्य करे, सुनहरी धूप में हर पत्ता अपनी खुशबू बिखेरे। कोयल की मीठी बोली आमों की डाली हिले, हल्की सी हवा चले जब मन भी संग संग डुले। खेती की वो पगडंडी बचपन की याद दिलाए, नंगे पाँव चलना उस पर सुकून का गीत सुनाए। किसान की मेहनत से सींचे सपनों की ये बगिया, हर कोने में छिपा हुआ है प्रकृति का एक जादूगरिया। जहाँ हर रंग बसता है, हर जीवन पल खिलता है, हरे भरे इन खेतों में ही असली भारत मिलता है, असली भारत मिलता है। आओ चले इन खेतों में हरियाली से प्यार करें, प्रकृति की इस सुंदरता को मिलकर सब स्वीकार करें। और इसी के साथ ही स्वागत है हमारे सभी किसान भाइयों, बहनों और तमाम श्रोताओं का आपके अपने कार्यक्रम किसान वाणी की चौपाल में। और आज मैं हूँ आपके साथ सपना सोनी और मेरे साथ हैं मैं हूँ मोनिका पटेल। तो स्वीकार कीजिए हमारी राम राम। और मोनिका, आज की चौपाल में क्या क्या लेकर आए हो, ये तो बताओ हमारे किसान भाई बहनों को। सपना बहन, आज हमारी चौपाल में हम हमारी आज की बात करेंगे जैव उर्वरक जैविक खेती की ओर एक कदम, इस विषय पर। साथ ही होगा हमारा मेहमान क्रम, जिसमें हमारे साथ होंगे ग्राम डागावानी पिपरिया जिला छिंदवाड़ा के रामेश्वर साहू जी, जो हमें जानकारी देंगे मूंग की खेती पर। बहुत अच्छी बात है। तो और इसके साथ ही होंगे महत्वपूर्ण संदेश भी, और होगा हमारे श्रोताओं का मनोरंजन लोकगीतों और लोक भजन के माध्यम से। तो मोनिका, हम हमारी आज की बात शुरू करें उसके पहले सुनते हैं ये जागृति महिला मंडल का लोक भजन। चलिए।
किसान भाइयों, इस लोक भजन के बाद आइए अब जुड़ते हैं हमारी आज की बात से, जिसका विषय है जैव उर्वरक जैविक खेती की ओर एक कदम। किसान भाइयों, जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों से समृद्ध होते हैं जो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता और संरचना में सुधार होता है। इनके उपयोग से रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होती है, जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। जैव उर्वरक जीवाणु, कवक और शैवाल मूल के जीवित सूक्ष्म जीव हैं। इनके कार्य करने का तरीका अलग अलग होता है और इन्हें अकेले या संयोजन में लागू किया जा सकता है। जैव उर्वरक मिट्टी और लेग्यूम फसलों की जड़ की गांठों में वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं और इसे पौधों को उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल सही कहा मोनिका। और जैव उर्वरक फास्फेट के अघुलनशील रूपों जैसे ट्राइकैल्शियम, आयरन और एल्यूमिनियम फास्फेट को उपलब्ध रूपों में घुलनशील बनाते हैं। जैव उर्वरक मिट्टी की परतों से फास्फोरस अवशोषित करते हैं, जो जड़ विकास को बढ़ावा देते हैं। जैव उर्वरक कार्बनिक पदार्थों को विघटित करते हैं और मिट्टी में खनिजकरण में मदद करते हैं। बिल्कुल। जब बीजों को मिट्टी में लगाया जाता है तो जैव उर्वरक मिट्टी या पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपज में 10 से 25% तक सुधार कर फसल को बढ़ावा देता है। बिल्कुल। और अब हम बात करते हैं किसान भाइयों जैव उर्वरकों के प्रकार की, जिसमें से एक है राइजोबियम। यह जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ों में गांठें बनाकर वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है, जिससे पौधों को नाइट्रोजन प्राप्त होती है। बिल्कुल। एजेक्टोबैक्टर की बात करें किसान भाइयों, तो यह गैर दलहनी फसलों की जड़ों के आसपास मुक्त रूप से रहकर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करता है। और एजिस्पोसिरिलम की बात करें तो यह मुख्यतः चारा फसलों जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, फिंगर मिलेट और छोटे मिलेट में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मदद करता है। बिल्कुल सही कहा सपना बहन आपने। अब बात करें फास्फोबैक्टीरिया उर्वरक की, तो यह मिट्टी में मौजूद अघुलनशील फास्फोरस को घुलनशील रूप में परिवर्तित करके पौधों को उपलब्ध कराता है। बिल्कुल। साथ ही नील हरित शैवाल यह विशेष रूप से धान की खेती में उपयोगी है और नाइट्रोजन की उपलब्धता को बढ़ाता है। बिल्कुल। और अब बात करते हैं किसान भाइयों जैव उर्वरक के लाभ की। मिट्टी में उर्वरता की वृद्धि। ये मिट्टी में जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे उसकी संरचना और उर्वरता में सुधार होता है। पर्यावरण संरक्षण की बात करें तो रासायनिक उर्वरकों की आवश्यकता कम होने से मिट्टी और जल स्रोतों का प्रदूषण घटता है। बिल्कुल। और अगर हम बात करें कृषि लागत में कमी पर, तो रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैव उर्वरक सस्ते होते हैं। हाँ। जिससे उत्पादन लागत कम होती है। बिल्कुल। फसल उत्पादन में वृद्धि की बात अगर हम करें तो इसके उपयोग से फसल के उपज में 10 से 20% तक वृद्धि हो सकती है। बिल्कुल। और किसान भाइयों, अब हम जैव उर्वरक के उपयोग की विधियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमें बीजोपचार करना चाहिए। 200 ग्राम जैव उर्वरक को आधा लीटर पानी में घोलकर 10 से 15 किलोग्राम बीजों पर समान रूप से लगाएं और छाया में सुखाकर तुरंत बुवाई करें। बिल्कुल सही कहा सपना बहन। और अब हम जड़ उपचार की भी बात करते हैं। तो 1 से 2 किलोग्राम जैव उर्वरक को 10 से 15 लीटर पानी में घोलकर पौधों की जड़ों को 15 से 20 मिनट तक उसमें डुबो कर रखें और फिर उसके बाद तुरंत आप रोपाई करें। बिल्कुल सही कहा मोनिका। और अब मिट्टी उपचार की यदि हम बात करें तो 2 किलोग्राम जैव उर्वरक को 25 किलोग्राम सड़ी हुई कंपोस्ट या मिट्टी में मिलाकर बुवाई से पहले खेत में समान रूप से फैलाएं। इसमें कुछ सावधानियां रखना भी जरूरी है किसान भाइयों। बिल्कुल। जैसे समय का ध्यान रखते हुए इसका उपयोग करना चाहिए। बिल्कुल। जैव उर्वरकों का उपयोग शाम के समय ही करें ताकि सूक्ष्म जीव धूप से प्रभावित ना हो सकें। बिल्कुल। और रासायनिक उर्वरकों से दूरी का विशेष ध्यान रखें। जैव उर्वरकों को रासायनिक उर्वरकों के साथ मिश्रित ना करें, क्योंकि इससे उनके प्रभाव में कमी आ सकती है। साथ ही इसके उपयोग की समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। समाप्ति तिथि के बाद जैव उर्वरकों का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ही ज़रूरी है। सपना बहन, माइकोराइजा कवक और पौधों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध है। हाँ। माइकोराइजल कवक मिट्टी से पानी और पोषक तत्वों को अवशोषित करके पौधों को उपलब्ध कराते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि और उनमें जो सूखापन की सहनशीलता होती है वो बढ़ जाती है। बिल्कुल। और वहीं नील हरित शैवाल की बात करें मोनिका,
तो यह साइनोबैक्टीरिया है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं और मुख्यतः धान के खेतों में उपयोगी होते हैं और अनाबेना और नॉस्टोटॉक इसके उदाहरण हैं। बिल्कुल। कुछ जैव उर्वरक पौधों की रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और मिट्टी में लाभकारी सूक्ष्म जीवों की संख्या भी बढ़ाते हैं। बिल्कुल। और साथ ही रासायनिक उर्वरकों की तुलना में जैव उर्वरक सस्ते होते हैं और किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभदायक होते हैं। सही कहा। अरहर, मूंग, लोबिया, मूंगफली और सोयाबीन जैसी दालों के लिए बीज उपचार के रूप में राइजोबियम और फास्फोटिका 200 ग्राम प्रति 10 किलोग्राम बीज की दर से इनका उपयोग करना सही माना जाता है। बिल्कुल। गेहूं, ज्वार, मक्का, कपास, सरसों जैसे बीज उपचार के रूप में एजेक्टोवेक्टर और फास्फोरस का उपयोग कर सकते हैं। धान की रोपाई के लिए अंकुरों की जड़ों को 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एजिस्पेरिलम और फास्फोटिका के घोल में 8 से 10 घंटे तक डुबोने की सलाह दी जाती है। बिल्कुल। जैव उर्वरकों का उचित उपयोग न केवल मिट्टी की सेहत में सुधार करता है बल्कि फसल उत्पादन और गुणवत्ता में भी वृद्धि करता है, जिससे हमारे किसान भाइयों की आय में वृद्धि हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की बात, जैव उर्वरक जैविक खेती की ओर एक कदम। बिल्कुल। और मोनिका, अब हम हमारे किसान भाइयों को एक महत्वपूर्ण संदेश सुनवा देते हैं। बिल्कुल। आइए सुनते हैं ये संदेश। किसानों की आमदनी में वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली, यही है संकल्प जिसे साकार करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है भारत सरकार। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ई समृद्धि पोर्टल, जिसे नेफेड ने बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकृत किसानों के लिए फसल की खरीद और पैसे के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई समृद्धि वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पैक्स और एफपीओ के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। ई समृद्धि पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने विवरण और आधार नंबर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत किसान अपनी उपज को एमएसपी पर नेफेड के माध्यम से बेच सकते हैं और यदि बाजार मूल्य अधिक है तो बाजार में भी बेच सकते हैं। यानी तूर, मसूर और उड़द की एमएसपी पर खरीदी की 100% गारंटी देता है नेफेड। नेफेड द्वारा पैसे का भुगतान नेफेड अकाउंट से सीधा किसान के खाते में किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेफेड और किसान के बीच कोई अन्य मध्य एजेंसी नहीं होती है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेफेड से पंजीकृत किसानों को मिलता है फसल के सही दाम पर बिक्री का भरोसा। अगर आप किसान हैं तो आप भी ई समृद्धि पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ। कृपया दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके पंजीकरण कराएं। और इस महत्वपूर्ण संदेश के बाद हम जुड़ते हैं हमारे आज के मेहमान क्रम से। ग्राम डागावानी, पिपरिया, जिला छिंदवाड़ा के रामेश्वर साहू से मूंग की खेती पर बातचीत कर रही है और इनसे बातचीत की है मोनिका पटेल ने। आइए सुनते हैं ये भेंटवार्ता। श्रोताओं, मेहमान क्रम में आज हमारे साथ है ग्राम डागावानी पिपरिया से युवा प्रगतिशील कृषक श्री रामेश्वर साहू जी। बहुत बहुत स्वागत है साहू जी आपका हमारी किसान वाणी की चौपाल में। आपको हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से राम राम। मेरी ओर से भी सभी किसान भाइयों को राम राम। साहू जी, आज हम बात कर रहे हैं ग्रीष्मकालीन यानी जायद की फसलों पर। सबसे पहले हमें ये बताइए कि ग्रीष्म काल में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन हम ले सकते हैं? ग्रीष्म काल में हम मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी फसलों का उत्पादन ले सकते हैं। और इन दिनों कौन सी फसल लगी है आपके खेत में? इन दिनों मेरे खेत में मूंग की फसल लगी है जो लगभग 2 से 2.5 एकड़ में है। भैया, ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई का सही समय कौन सा माना जाता है? ग्रीष्मकालीन मूंग की बुआई का सही समय गेहूं कटाई के बाद लगभग 15 मार्च से 30 मार्च तक का समय अच्छा माना जाता है। इससे आगामी फसलों के लिए हमें पर्याप्त समय मिल जाता है। अक्सर हम देखते हैं कि हमारे ज़्यादातर किसान भाई रबी और खरीफ की फसलों पर अधिक जोर देते हैं।
ऐसे में जायद की फसल का उत्पादन आप कितने वर्षों से ले रहे हैं? जायद की फसल मैं लगभग 5 से 6 वर्षों से ले रहा हूँ और इससे मुझे अच्छा मुनाफा हो रहा है। ये तो बहुत अच्छी बात है। भैया, मूंग की फसल के लिए खेत की तैयारी आप कैसे करते हैं? खेत की तैयारी के लिए मैं 1 से 2 गहरी जुताई करता हूँ और रोटावेटर के माध्यम से खेत की मिट्टी को भुरभुरा कर लेता हूँ और उसमें गोबर खाद डालकर सीडील के माध्यम से बीजों की बुआई करता हूँ। और कौन से बीजों का चयन करते हैं आप? मैं बाजार में उपलब्ध संकर किस्म के उन्नत बीजों का चयन करता हूं और उन्हें उपचारित करके ही बोता हूं। इससे खेत में फंगस की समस्या नहीं आती है और अंकुरण अच्छा होता है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है भैया कि आप बीजों को पहले उपचारित करते हैं, उसके बाद आप खेतों में बोते हैं। हमें ये बताइए साहू जी कि मूंग की फसल के लिए किस तरह की मिट्टी अच्छी मानी जाती है? वैसे तो मूंग की फसल सभी प्रकार की मिट्टी में हो जाती है, लेकिन काली दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। इससे उत्पादन अच्छा होता है। जैसा कि आपने बताया कि बीज आपने सीड्रिल के माध्यम से लगाया है, तो क्या सीड्रिल के अलावा और कोई तरीका भी है बीजों को लगाने का? जी हाँ, सीडील के अलावा छिड़काव विधि के माध्यम से भी बीजों की बिजाई की जाती है। इसमें बीजों की मात्रा अधिक लगती है। भैया, प्रति एकड़ कितने बीजों की आवश्यकता होती है? प्रति एकड़ 5 से 7 किलो बीजों की आवश्यकता होती है। और बीज बुआई के बाद खाद का उपयोग कब कब किया जाता है? बीज बुआई के बाद जब फसल फल फूल पर आ जाती है उस समय मैं उर्वरक का उपयोग करता हूँ। साहू जी, ये बताइए कि मूंग के बीज कितने दिनों में अंकुरित हो जाते हैं? बीजों को अंकुरित होने में लगभग 6 से 8 दिन का समय लगता है। और अंकुरण के साथ हम ये भी जानना चाहेंगे कि सिंचाई के लिए आप कौन सा तरीका अपनाते हैं? वैसे सिंचाई के बहुत सारे माध्यम हैं, पर मैं स्प्रिंकलर के माध्यम से सिंचाई करता हूँ। इससे कम पानी में अधिक सिंचाई हो जाती है। अंकुरण के पश्चात खरपतवार नियंत्रण के लिए आप क्या उपाय करते हैं? खरपतवार नियंत्रण के लिए मैं समय समय पर निराई गुड़ाई और खरपतवार नाशक दवाइयों का उपयोग करता हूँ। भैया, क्या मूंग की फसल में कीटों का प्रकोप भी देखा जाता है? जी हाँ, मूंग की फसल में प्रायः तना छेदक, पत्ती छेदक, इल्लियों का प्रकोप देखा जाता है। इसके लिए मैं समय समय पर कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। और जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो क्या आप पूरी फसल का विक्रय कर देते हैं या फिर आगामी समय के लिए बीज भंडारित भी करते हैं? फसल का कुछ हिस्सा मैं आगामी समय के लिए सुखाकर भंडारित करता हूँ और बाकी फसल को मैं बाजार में बेच देता हूँ। साहू जी, वैसे तो वर्षा ऋतु में भी मूंग लगाई जाती है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्षा ऋतु और ग्रीष्मकालीन ऋतु में मूंग की फसल में क्या खासा अंतर देखा जाता है? जी हाँ, वर्षा ऋतु में भी मूंग लगाई जाती है। उस समय फसल में कीटों का प्रकोप भी अधिक होता है और खरपतवार की मात्रा भी अधिक होती है। इसके विपरीत ग्रीष्मकाल में कीटों का प्रकोप भी कम होता है और खरपतवार भी नियंत्रित रहते हैं। इससे उत्पादन अधिक होता है। ये तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने हमें दे दी। और भैया, प्रति एकड़ कितना उत्पादन आप इस फसल से ले लेते हैं? प्रति एकड़ मूंग का उत्पादन 6 से 8 कुंटल तक हो जाता है। अंत में कोई सलाह आप हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे? किसान भाइयों को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि यदि आपके पास ग्रीष्मकाल में प्रतिदिन 2 घंटे का भी पानी है तो आप 1 से 2 एकड़ में मूंग की फसल का उत्पादन ले सकते हैं। फसल को आप अच्छी तरह से लगाएं, इससे मुनाफा कमाएं। ये तो बहुत ही अच्छी सलाह आपने हमारे किसान भाइयों को दे दी। साहू जी, इतना बहुमूल्य समय आपने हमारे लिए निकाला, मूंग की फसल की इतनी उम्दा जानकारी हमारे किसान भाइयों तक पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आप सुन रहे थे मेहमान क्रम के अंतर्गत ग्राम डागावानी पिपरिया जिला छिंदवाड़ा के रामेश्वर साहू से मूंग की खेती पर मोनिका पटेल की भेंटवार्ता। और आइए सपना बहन, अब सुन लेते हैं ये महत्वपूर्ण संदेश। बिल्कुल।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 3 मिशन की अद्वितीय सफलता के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। भारत 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अपने विभिन्न कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है, जैसे कि क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग, बाढ़ और सूखा मूल्यांकन इत्यादि। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मंत्रालय ने एक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित किया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। कृषि डीएसएस एक अनूठा जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है, जिसे भारतीय कृषि के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से व्यापक डेटा मिलता है, जैसे कि सैटेलाइट चित्र, मौसम की जानकारी, जलाशयों की भंडारण स्थिति, भूजल स्तर और मृदा स्वास्थ्य जानकारी, जिसे किसी भी समय और कहीं से भी आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। कृषि डीएसएस में व्यापक कृषि प्रबंधन को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किए गए कई एडवांस्ड मॉड्यूल्स शामिल हैं। खेतों के विशाल विस्तार से लेकर मिट्टी के सबसे छोटे कण तक कृषि डीएसएस में सब कुछ कवर किया गया है। क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग के साथ हम ये जान पाएंगे कि कहां पर कौन सी फसल उग रही है। ये विभिन्न वर्षों में पार्सल लेवल क्रॉप मैप्स का विश्लेषण करके फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगा। ये जानकारी क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिसेस को समझने में सहायक होगी और विविध फसलों की खेती को प्रोत्साहित करके सतत कृषि को बढ़ावा देगी। ड्राउट मॉनिटरिंग से सूखे की स्थिति को पहले से जानने में मदद मिलेगी। ये मिट्टी की नमी, जल भंडारण, फसल की स्थिति, सूखे की अवधि आदि जैसे विभिन्न संकेतकों पर लगभग रियल टाइम जानकारी प्रदान करेगी। वहीं क्रॉप वेदर वॉच से पता चलेगा कि मौसम फसलों को कैसे प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ ये फसल की कटाई की स्थिति, फसल अवशेषों को जलाने की स्थिति की जानकारी प्रदान करेगा। फील्ड पार्सल सेगमेंटेशन की मदद से सटीक फील्ड पार्सल यूनिट्स बनाएगी, जो प्रत्येक पार्सल की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और लक्षित हस्तक्षेपों के लिए फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगी। पिक्टोरियल एनालिटिक्स के साथ बस एक तस्वीर के माध्यम से कृषि डीएसएस फसल की पहचान कर लेगा। वन नेशन वन सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको व्यापक सॉइल डेटा प्रदान करेगा, जैसे कि मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का पीएच, मिट्टी की सेहत आदि। सॉइल डेटा फसलों की उपयुक्तता और भूमि की क्षमता का आकलन करने में मदद करेगा, साथ ही मिट्टी और जल संरक्षण उपायों को लागू करने में भी सहायक होगा। कृषि डीएसएस का ग्राउंड ट्रूथ डेटा लाइब्रेरी शोधकर्ताओं और उद्योग को विभिन्न फसलों के लिए ग्राउंड ट्रूथ डेटा और स्पेक्ट्रल लाइब्रेरीज जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करके नवाचार को बढ़ावा देगा। फ्लड इम्पैक्ट असेसमेंट से लेकर क्रॉप इंश्योरेंस सॉल्यूशंस और कई अन्य पहलुओं तक कृषि डीएसएस एक समग्र समाधान पेश करेगा, जो हमारे किसानों को सशक्त बनाने, हमारी नीतियों का प्रसार करने और हमारे देश के हित में होगा। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डीएसएस पर उपलब्ध विभिन्न डेटा स्रोतों को एकीकृत करके किसान केंद्रित कई समाधान का, जैसे कि किसानों को उचित व्यक्तिगत सलाह और प्रारंभिक आपदा चेतावनी, जैसे कि पेस्ट अटैक, भारी बारिश, ओलावृष्टि आदि की जानकारी दी जाएगी। कृषि डीएसएस सिर्फ एक पोर्टल नहीं है, बल्कि कृषि में इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम होगा। आइए हम सब मिलकर भारत के लिए एक मजबूत, स्थायी और समृद्ध कृषि व्यवस्था बनाएं। कृषि डीएसएस सशक्त कृषि की ओर कदम बढ़ाएं। किसान भाइयों, अब वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का। तो आप सभी को मोनिका पटेल और सपना सोनी के राम राम, जय जवान, जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।